हेलो हेलो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टूडेंट अड्डा। आप देख रहे हैं सीटेट का क्लास, जो कि आगामी संभावित परीक्षा दिसंबर 2025 में जो होने वाला है उसी के लिए हम लोग क्लास चला रहे हैं। आज ईवीएस का चौथा क्लास है। इसी तरीक़ा से हम 1 2 3 ईवीएस का क्लास दे चुके हैं, आज चौथा क्लास है। आप इसी तरीक़ा से कंटिन्यू जुड़ते रहिए और क्लास को आप बढ़िया से बारीकी से एकदम आराम से सुनिए बैठ करके और देखिए कि हाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या गलत है, क्या सही है। इसी तरीक़ा से आप जुड़े रहिए। और आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऑफलाइन में आप प्रत्यक्ष रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे साथ ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन का पता है भरवारा बौका चौक, आपको दरभंगा, भरवारा बौका चौक दरभंगा। आप वहां आकर के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा 9631536220। ये नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात करके और भी जानकारी ले सकते हैं। ऑफलाइन में प्रत्यक्ष रूप से आप पढ़ सकते हैं आकर के हमसे। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले है कि क्लास स्टार्ट करें, इससे पहले आप लोग देख लीजिए कि नीतीश कुमार का जो नोटिस आती ट्विटर से जो पोस्ट किए थे, तो TRE 4 और TRE 5 के लिए जो आप लोग कहते हैं कि सर TRE 5 आएगा कि नहीं आएगा, दिसंबर वाला लोग कैसे पे देगा, इसके लिए आप लोग को पाती देखिए TRE 4 25 में होगा। इस साल 2025 में TRE 4 हो जाएगा, मगर यहाँ देखिए 2026 में TRE 5 भी होगा। तो ये मत भूलिए, सरकार है, अगर नीतीश कुमार फिर से आते हैं तो TRE 5 देंगे, या सरकार बदलता भी है तो आपको TRE 5 आपको आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए कहते हैं जितना मेहनत हो सकता है उतना मेहनत आप कीजिए, पढ़िए। अगर अभी ये सब देखने के बाद भी अगर आपको मोटिवेट नहीं होते हैं, डोमिसाइल लागू हो गया, डोमिसाइल में आपको 85% बिहारी को प्राथमिकता दिया गया है। इससे आप सोचिए इस बार अगर नहीं होगा TRE 4 TRE 5 में अगर आप लोग को नहीं हुआ तो मानिए 5 साल 10 साल आराम से आप इंतजार करते रह जाइए, मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं इस बार जितना दम होता है दिसंबर तक आप मेहनत कर लीजिए, मेहनत कीजिए और दिसंबर तक सीटेट निकाल करके 26 में आप TRE 5 में बैठ करके जॉब ले लीजिए और कोनो स्कूल में आप ज्वाइनिंग ले लीजिएगा। और नहीं मेहनत नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा, तो TRE 5 में आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए आप लोग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए TRE 5 आयोजन किया जाएगा। TRE 5 का आयोजन के पूर्व स्टेट का आयोजन किया जाएगा। इस सब से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है TRE 5 में कब आ रहा था 2026 में। आपको दिसंबर 2025 में आपको सीटेट क्लियर हो जाएगा और 26 में आप BPSC में बैठ सकते हैं। इसलिए मेहनत कीजिए, आप पढ़िए। अगर हमारे साथ आज पहली बार आप क्लास ज्वाइन किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास तुरंत जाए, आप क्लास डेली देख सके। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो। यानी कि पर्यावरण का एक किताब है, पर्यावरण के किताब में लास्ट में देखिएगा हमेशा दिया रहता है कि करके देखिए को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है, माने कि इसका कहना है, क्वेश्चन का मतलब है कि हर पर्यावरण का जो बुक होता है उसके अंत में है जो करके देखो। यानी बच्चा को खुद बोला जाता है कि आप करके देखो। इसका उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है इसका, यानी कि क्यों ये करके बच्चा को खुद दिया जाता है कि तुम खुद से करके देखो, इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखिए, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। ऑप्शन नंबर बी देखिए, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करना। ऑप्शन नंबर सी देखिए, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। ऑप्शन नंबर डी देखिए, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। आपको इसमें से बतलाना है कि इसका जो करके देखे का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 4 को दिया गया है, आपको उसमें से चुनना है कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। ऑप्शन नंबर बी देखिए, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करना। ऑप्शन नंबर सी देखिए, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। ऑप्शन नंबर डी देखिए, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। आपको इसमें से बतलाना है कि करके देखने का उद्देश्य क्या है, एक बच्चा के लिए पर्यावरण बुक में जो दिया जाता है। तो पहला देखिए, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए देखिए, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। एक हम इसलिए बच्चा को करके देखने के लिए देंगे ताकि बच्चा व्यस्त रहे, बच्चा व्यस्त रहे। व्यस्त रखने के लिए सिर्फ हम बच्चा को करके देखने के लिए नहीं दिया जाता है। बच्चा अगर खुद से कर रहा है कोई भी काम, अगर आप ही देखिए हमारा क्लास आप देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, आपको बार बार कहते हैं कि आप वीडियो ख़त्म होने के बाद जो जो हम लिखते हैं बोर्ड पर अलग से आप उसको एक कॉपी में उतारिए, उसको पढ़िए सॉरी, बार बार उसको पढ़िए, बार बार उसको पढ़िए और उसको अगला क्लास में अगर जैसे कहीं से हम कुछ पूछ देते हैं आप किए रहिएगा, खुद से कीजिएगा, आपको बढ़िया सा अनुभव रहेगा, उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाएगा, आपको अंदर कंठस्थ रहेगा उस चीज़ को आप करने के लिए। तो ये व्यस्त रखने के लिए कभी भी बच्चा को ये हम करके देखने के लिए दिया नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करना। ऑप्शन नंबर बी का कहना है कि प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने होता है सामने, सामने यानी कि प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, हस्तपरक का मतलब होता है अपनी हाथ से करना, अपना हाथ से करना, अनुभव उपलब्ध करना। और जब बच्चा को हम कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष तौर पर माने कि सामने में, तुम अपने सामने में हाथ से, अपने हाथ से उस चीज़ को करे। जैसे देखिए पर्यावरण के किताब के बुक में अंतिम में, पाठ के अंत में जैसे बाघ के बारे में पढ़ा दिए, बाघ के चित्र दिया रहता है, उसको कहता है बच्चा को रंगो, उसके बारे में 10 बातें लिखो, उसके बारे में 200 शब्द लिखो। ये सब क्या है, बच्चा को खुद से कह रहा है, करके देखो, उसका अनुभव बतलाने के लिए कह रहा है ताकि बच्चा के बारे में पता चल सके कि बच्चा कितना सीख रहा है इस चीज़ को। तो ये तो बहुत अच्छा बात है कि प्रत्यक्ष तौर पर बच्चा खुद से करेगा तो अनुभव आएगा, और जब खुद से कीजिएगा तो अनुभव आएगा, अनुभव आएगा तो आप महारत हासिल कर लीजिएगा। तो पहला दूसरा सही है, इसको हम डॉट में रख लेते हैं, सॉरी दूसरा को हम डॉट में रख लेते हैं। तीसरा देखिए ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। निष्पादन माने होता है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंट होता है। इसका मतलब हो गया कि बच्चा को सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए हम उस बच्चा को हम करके सीखने के लिए, बच्चा को कभी भी अनुभव के लिए दिया जाता है, न कि परफॉर्मेंस के लिए। ऑप्शन नंबर डी देखिए, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सीखना। वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सीखना, यह हम मान सकते हैं, मगर हम ऑप्शन नंबर डी के जगह पर अगर बी से मिलाए, कंपेयर करें तो हमको वेटेज अगर किसी का सबसे बेस्ट अगर लग रहा है तो ऑप्शन नंबर बी का लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके जगह पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करना, यानी कि जब खुद से कीजिएगा तो अनुभव होगा, अनुभव होगा। जब खुद से अगर कोई चीज़ करते हैं तो सबसे बेहतर अनुभव होगा। बच्चा को ज़्यादातर खुद से करने के लिए दीजिए, बाहरी दुनिया से जोड़ करके कोई चीज़ के बारे में समझाइए ताकि पर्यावरण के बारे में बच्चा को अच्छा तरीका से ज्ञान हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य को ही हम लोग होमवर्क बोलते हैं। होमवर्क का मुख्य लक्ष्य क्या है, यानी इसका कहना है कि पर्यावरण अध्ययन आप पढ़ा रहे हैं, एक शिक्षक के नाते आप शिक्षक है एक स्कूल में, आप पर्यावरण आपका पढ़ा रहे हैं, बच्चा को आप होमवर्क दिए, उसका लक्ष्य क्या है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, अधिगम विस्तार के लिए अवसर उपलब्ध करना। ऑप्शन नंबर बी देखिए, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ्य की दोहराई। ऑप्शन नंबर सी देखिए, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर डी देखिए, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। आपको इसमें से बतलाना है कि होमवर्क जो दत्त कार्य जो दिया जाता है बच्चा को, वो उसका लक्ष्य क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है। इसमें से 4 में से आपको ऑप्शन में से बतलाना है कि इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। तो पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य है ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन अधिगम में विस्तार के अवसर उपलब्ध करना। अधिगम का मतलब होता है करके सीखना, करके सीखना। अगर बच्चा है जो अधिगम विस्तार में, अधिगम खुद से माने बच्चा है जो खुद से कर रहा है, खुद से बच्चा कर रहा है और उसका आप अवसर उपलब्ध करवा दे रहे हैं। जैसे कि आप बच्चा अगर कोई चीज़ आप टास्क दिए करने के लिए, टास्क करने के लिए दिए और बच्चा को है जो और 40 मिनट में बोले कि बाबू तुम लोग ये चीज़ को इसको 40 मिनट में ये काम को कर लो, और उसी जगह पे आप 40 मिनट के जगह पे वो बच्चा को
बोल दिए कि चलो 45 मिनट तुमको और 5 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि उस चीज़ के बारे में और 2 लाइन अच्छे से लिखो। तो बच्चा को अवसर दिए और भी बोले कि और भी तुम अपनी मन की बात और भी उसके बारे में लिखो। तो बच्चा को अवसर दिया, अधिगम खुद से कर रहा है बच्चा, तो सबसे बेस्ट इसको हम मान सकते हैं, मगर अभी हम डॉट में रखेंगे इसको। ऑप्शन नंबर बी देखिए, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। प्रभावी अधिगम के लिए माने कि प्रभावी अधिगम के लिए दोहराना ये उतना खास है नहीं, दोहराना उतना नहीं है, फिर भी हम इसको अधिगम के लिए पाठ की दोहराई इसको हम नहीं लेंगे, कभी भी दोहराने की बात नहीं होता है इसमें। ऑप्शन नंबर सी देखिए, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, क्या हम समय का बेहतर और भी तरीका से उपयोग किया जा सकता है? अगर मानिए कि समय के लिए सिर्फ हम दत्त कार्य होमवर्क जो देंगे ताकि बच्चा है जो समय को बराबर करे, ऐसा कुछ नहीं, बच्चा को समय भी दिया जाता है ताकि बच्चा खेल कूद से भी अपना शारीरिक विकास और भी विकास है। सिर्फ आप किताबी दुनिया में थोड़ी ना घुसा सकते हैं, और भी उसके पास आती है। समय का सोझे आप ये नहीं बोल सकते कि समय का बेहतर यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। अनुशासन वाला बात रहे, दंड वाला बात रहे तो ये सब काट दीजिएगा। कभी भी बच्चा को दंड वाला बात, अनुशासन में रखना, ये सब कभी भी नहीं रखिए। शिक्षा केंद्रित, अति शिक्षक केंद्रित, ये सब कभी नहीं रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अधिगम विस्तार के लिए अवसर उपलब्ध करना, यानी कि बच्चा को खुद से करने के लिए आप उसको और भी अवसर दे रहे हैं ताकि बच्चा खुद से करके उस चीज को सीखे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलनकर्ता डॉट डॉट को शामिल नहीं है। माने कि प्राथमिक स्तर पर जो रचनात्मक आकलन आप कर रहे हैं उसमें क्या शामिल नहीं है, तो अगर नहीं रहेगा तो इसको घेरा कर लीजिएगा। रचनात्मक आकलन को ही हम रूपतात्मक मक आकलन, इसी को रूपांतरमक आकलन बोला जाता है, आकलन बोला जाता है। तो करता है, इसको शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण में कमियों की पहचान। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। तो इसमें कहना है रचनात्मक आकलन में क्या चीज़ शामिल नहीं है, रचनात्मक आकलन में क्या चीज़ शामिल नहीं है प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए। प्राथमिक स्तर के बच्चा माने कि कितना वर्ग के बच्चा हमारा होगा, मुकेश, रमेश, यानी छोटा छोटा बच्चा सब, पहला से लेकर के 5वां तक का बच्चा को पर्यावरण पढ़ा रहे हैं। आप उसका आकलन कर रहे हैं, तो क्या उसमें आकलन में क्या उस बच्चा, उतना छोटा बच्चा को ग्रेडिंग कर सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं? कभी नहीं करना है। रचनात्मक आकलन में कभी भी ग्रेडिंग या रैंकिंग नहीं होता है। रचनात्मक आकलन में बच्चे का क्षमता देखा जाता है, बच्चा का बुद्धि देखा जाता है, बच्चा का स्तर देखा जाता है, ये सब देखा जाता है, ना कि ग्रेडिंग रैंकिंग। हम उतना नन्हा बच्चा के लिए रैंकिंग ग्रेडिंग कभी नहीं करेंगे। और ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान है। अधिगम रिक्ति, बच्चा की क्या चीज करने में उसको कठिनाई आ रहा है, इसका हम पहचान कर लेंगे आकलन करके। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है शिक्षण की कमी की पहचान करेंगे, हाँ बच्चा का कमी का पहचान करेंगे कि क्या चीज में बच्चा का कमी है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने, हाँ बच्चा सीख रहा है उसको और भी हम इससे आकलन कर लेंगे, रचनात्मक आकलन, इससे पता चल जाएगा कमी बच्चा कितना लेवल पे है, और उस स्तर का जानने के बाद हम बच्चा को और बढ़ाएंगे, तब शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रैंकिंग और ग्रेडिंग कभी बच्चा का नहीं करेंगे। प्राथमिक स्तर का बच्चा का ग्रेडिंग और रैंकिंग कभी नहीं होता है रचनात्मक आकलन में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, यानी कि नीचे है जो इसमें क्रियाकलाप दिए गए हैं उसको पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए देखिए, खानों का उत्खनन खुदाई। ऑप्शन नंबर बी, बांधों का निर्माण।
ऑप्शन नंबर सी, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों एवं जड़ी बूटी की इकट्ठा करना। ऑप्शन नंबर डी देखिए, बांस से टोकरी बुनना। ऑप्शन नंबर ई हो गया, गिरे हुए पत्तों से पत्तर बनाना। अब यहाँ के बाद है जो आगे है ये अलग है, ये नहीं सोचिएगा कि ऑप्शन इतना ही तक है इसका। ऑप्शन नंबर ई, गिरे हुए पत्तों से पत्तर बनाना। अब अगला है इसमें से कि इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से है जो जंगल के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। इसमें से आपको बतलाना है कि ऑप्शन ए बी सी डी ई में से आपको बतलाना है कि जंगल जो गायब हो रहा है इसमें से कारण क्या हो सकता है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपको चुन करके बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। चुन करके बतलाइए कि जंगलों के गायब होने का कारण क्या सब है। देखिए खुद से बना करके, पहले खुद से बना करके देखिए गायब होने का। देखिए ऑप्शन नंबर ए, खानों का उत्खनन यानी कि खुदाई। खानों का मतलब जैसे देख लीजिए, खान जो होता है, जैसे झारखंड में जाइएगा तो कोडरमा आपको जगह मिलेगा, वहाँ आपको कोडरमा में आपको मिलेगा कि कोयला का अति होता, अभ्रक का अति होता, जहाँ सोना चांदी ये सब खनिज पदार्थ माने निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है। तो उसके लिए क्या होता, खाने खोदाता था। कनका दूर में तो नहीं होता, उसको कितना बहुत दूर में स्क्वायर फीट में, अगर खास करके जंगल में निकल गया तो क्या हुआ, जंगल को साफ कर किया जाता है, पेड़ पौधा को काट के हटाया जाता है, फिर वहाँ पे माइनिंग होता है, खुदाई होता है। तो इसके लिए तो महत्वपूर्ण है ये खानों का उत्खनन। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बांधों का निर्माण। बांधों का निर्माण, हाँ बांध का निर्माण होगा। आप लोग के दिमाग में अगर होगा कि बांध का सर कैसे होगा, बांध तो नदी पे रहता है, तो देखिए बांध पे कैसे होता है ये समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, नदी है, ये क्या है, नदी है। मानिए ये नदी है, माने कि एक लेवल से नदी जा रहा है इससे। अब दोनों साइड में क्या होता है, दोनों साइड में आपको पेड़ पौधा जंगल उंगल मिलेगा। दोनों साइड में नदी के आप देखे होइएगा, दोनों साइड में जंगल सब ज्यादातर मिलेगा। जंगल है आपको दोनों साइड, आपको जंगल मिलेगा। अब नदी बीच से, जंगल के बीच से जा रहा है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बांध एगो बना देंगे, बांध यहाँ पे हम बना देंगे एगो, माने कि यहाँ पे हमको बांध बनाना है। क्यों, क्योंकि पानी है जो सोझे जाना है, पानी पूरा निकल जाता है पानी नदी पे, इसलिए बांध को निर्माण होता है ताकि हम पानी का सही यूज कर सके, पानी को हम रोक करके रखें और उसको सही जगह डायरेक्शन उसको हम दे सके ताकि पानी यूज हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या किए, एक बांध बना दिए। अब बांध बना दिए तो यहाँ पे पानी का जमाव बढ़ता गया, पानी का जमाव, क्योंकि हमको एक लिमिट समय से यहाँ पे पानी छोड़ना है, लिमिट समय से पानी छोड़ना है। और जब लिमिट समय से पानी छोड़ना है तो यहाँ पे पानी है जो पानी रुकने लगेगा, सभी पानी बांध के इस साइड आकर के रुकने लगेगा। और जब ये यहाँ पे पानी रुकेगा तो यहाँ पे पानी फैलेगा, पानी फैलने लगेगा चारों बगल। अब पानी जब फैलेगा तो जंगल सब क्या हुआ, उसमें डूब जाएगा, इसके अंदर पानी सब पूरा डूब जाएगा, पानी से पेड़ पौधा सब डूब जाएगा। अब बांध से यहाँ से पानी सब आराम से निकालना होगा, तब धीरे धीरे निकालेगा, मगर पानी तो क्षेत्रफल तो इसका पानी का बढ़ गया इधर पानी जमाव के कारण। तो इसीलिए जंगल सब का पतन होने का भी एक कारण इसको हम मान सकते हैं। चलिए तो हम इसको भी, ऑप्शन नंबर बी को भी, बांधों का निर्माण भी हम जंगल के विलुप्त गायब होने का हम कारण मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों एवं जड़ी बूटियों का इकट्ठा करना, नहीं ये कभी नहीं होता है। जड़ी बूटी के लिए हम जंगल को गायब होने का कारण नहीं बतला सकते। क्यों, क्योंकि जड़ी बूटी का देखिए, कभी भी जड़ी बूटी देखिएगा पेड़ का छाल से बनता है, छोटा छोटा पेड़ का जड़ी बनता है। जंगल के गायब होने का कारण ये नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। बांस से टोकरी बुनना, बांस से टोकरी बुनना, बांस देखिएगा, बांस अपना विश्व का सबसे लंबा घास बांस को ही माना गया है। और बांस का टोकरी बुनना यानी कि ये कभी भी इतना पूरा जंगल साफ होने का कारण टोकरी बुनना नहीं हो सकता, उतना मात्रा में बांस का अति नहीं होता। हाँ बांस कटाता है और अदर चीज़ के लिए तब उसका साफ ज़्यादा बांस का यूज होता है, मगर टोकरी के लिए उतना यूज में इसको हम पूरा नहीं मान सकते कि जंगल का गायब होने का कारण बांस
किससे टोकरी बुनना। आप ऑप्शन नंबर ई देखिए, गिरे हुए पत्तों से पत्तर बनाना, यानी कि पत्तर आप गांव घर का अगर होइएगा तो भोज भोज खाते होइएगा। भोज का जो पहले अभी तब हो गया कि आपको कूट वाला आने लगा है, मशीन से बना हुआ। पहले है जो पेड़ पौधा का बड़का बड़का पत्ता वाला ही भोज भोज उस पर चलता था। तो यही गिरे हुए पत्ता का पत्तर बनाना, तो ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि पत्ता पहले से गिर चुका रहता है और उसका पत्तर बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ई नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी। तो इसमें कौन सब है, ऑप्शन नंबर ए और बी। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ये वाला कभी भी नहीं लीजिएगा। पत्तियों से जड़ी बूटी इकट्ठा करना जंगल के गायब होने का कारण कभी नहीं हो सकता है, ये दिमाग में रखिएगा, नहीं तो बहुत बच्चा ये गलती जरूर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई एमपी, यहाँ पे एमपी होगा, एमपी फिर हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश, माने कि पहले आंध्र प्रदेश में पड़ता था, अब हो गया तेलंगाना का अति राजधानी हो गया। तो पहले आंध्र प्रदेश में ही पड़ता था, जब अलग हो गया तब तेलंगाना में हो गया है। तो अभी हमको आंध्र प्रदेश का ही जानना है। आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसे सफर यात्रा की दिशा है क्या व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश, और यहाँ से ये सब काट दीजिए, ये गलत अथी है, टाइपिंग है। मगर यहाँ इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब सीधा सुन लीजिए। पहले एक व्यक्ति है गुजरात में है, गुजरात से उसको मध्य प्रदेश जाना है, और मध्य प्रदेश के बाद हैदराबाद माने आंध्र प्रदेश जाना है। तो वो व्यक्ति है जो किस दिशा में जाएगा, इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तब ये समझते पहले ये आपको दिमाग में याद रहना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, पूरा मैप आपको याद रहना चाहिए कि कौन राज्य कहाँ पे है, कौन राज्य ऊपर है, कौन राज्य नीचा है, उसका दिशा, ये सब पूरा आपको मैप बढ़िया से याद करना होगा। उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, हम एक मैप का ही पर्सनल क्लास लेकर के आएंगे जिसमें आपको पूरा मैप याद करवा देंगे। उसके लिए लोड नहीं लेना है, बस आज सिर्फ क्वेश्चन बना लीजिए। एक क्लास हम लाएंगे पर्सनल मैप पर ही, जो आपको पूरा राज्य, पूरा टोटल राज्य आपको याद करवा देंगे बस एक क्लास में। इसके लिए लोड नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले हमको गांधीधाम गुजरात में जाना है। गुजरात देखिए कहाँ पे है, गुजरात यहाँ पे है, गुजरात यहाँ पे है। गुजरात से हमको कहाँ जाना है, तो मध्य प्रदेश भोपाल जाना है। भोपाल गए, यहाँ से स्टार्ट किए, हमको कहाँ गए, भोपाल मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से कहाँ जाना है, तो हैदराबाद जाना है, जबकि अभी तेलंगाना का अति राजधानी है। पहले आंध्र प्रदेश में ही हैदराबाद पड़ता था, जब तेलंगाना अलग आंध्र प्रदेश से नहीं हुआ था तब। तो हमको कहाँ जाना है, हैदराबाद जाना है। हैदराबाद यहाँ है। तो आप बतलाइए कि हम किस दिशा में चले। नहीं दिखता होगा तो देखिए, पहले हम किस दिशा में चले, पहले हम पूरब दिशा में चले, फिर उसके बाद दक्षिण दिशा में चले। दिशा का एगो होता है सो देख लीजिए। पहले इधर ऊपर वाला हो गया उत्तर, नीचा वाला हो गया दक्षिण, इधर वाला हो गया आपको पूरब, इधर पश्चिम हो गया, और इधर हो गया आपको उत्तर और पूरब। इधर हो गया आपको, इधर हो गया दक्षिण प्लस पूरब, इधर हो गया आपका दक्षिण और पश्चिम, इधर वाला हो गया आपको उत्तर प्लस पश्चिम। आप देख लीजिए यहाँ पे 8 गो बोला गया है। दिशा का एगो होता है 8 गो, मगर अति बिहार का SCERT किताब बुक पढ़िएगा तो उसमें 10 गो बोला गया है। ऊपर और नीचा को भी जोड़ा गया है, ऊपर और नीचा को 10 गो। मगर ऐसे बोलिएगा दिशा का एगो होता है तो 8 गो होता है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिशा होता है। तो ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला हो गया ऊपर वाला उत्तर, नीचा वाला हो गया दक्षिण, इधर वाला हो गया आपको पूरब, इधर वाला हो गया पश्चिम, इधर वाला पश्चिम हो गया। जैसे जिसके बीच में है तो उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, इधर हो गया दक्षिण पश्चिम, इधर उत्तर और पश्चिम। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको बार बार कम से कम 10 से 15 बार खुद से अपना कॉपी पे लिखिएगा, बनाइएगा। इसको बार बार 10 बार कम से कम खुद से बनाइएगा कॉपी पे। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप
बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा आपसे। तो हम लोग यहाँ से चले थे, तो यहाँ पे पहले हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। आप बतलाइए किधर गए थे? हम इधर गए थे, तो इधर क्या बोले थे? पूरब, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम। अब हम किधर गए? पहले पूरब गए हैं, उसके बाद किधर गए हैं? तो यहाँ पे दक्षिण, यानी कि दक्षिण नीचे आए हैं। तो पहले पूरब और फिर दक्षिण, तो इसका दिशा क्या हो गया क्वेश्चन में? ऑप्शन नंबर ए देखिए, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूरब दिशा में। ऑप्शन नंबर बी, पहले पूरब दिशा में फिर और फिर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर बी सही है। पहले हम गए थे पूरब दिशा में, पहले पूरब दिशा में फिर दक्षिण दिशा में गए थे, तो यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये सब ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं, जितना बार आप खुद से बनाइएगा कॉपी पे तब ये होगा। ये जो कहिएगा कि हम नहीं याद कर लेंगे ये क्वेश्चन, या ऐसे कभी नहीं होगा। आपको मैप याद करना ही होगा। मैप याद करने के बाद आपको दिशा आपको याद करना ही होगा, ऊपर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये याद करना ही होगा। आपको याद नहीं कीजिएगा तो ये आपको 1 नंबर आपका एकदम 100% है कि 1 नंबर आता ही आता है सीटेट में। ये 1 नंबर दिलाता है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, ज़्यादा इस पर लोड लेने वाला नहीं है, ज़्यादा इस पर दिमाग लगा। बस थोड़ा सा आप राज्य याद कर लेते हैं कि कौन राज्य किधर है, कौन राज्य किससे सटा हुआ है, बस उतना अगर याद हो गया तो आपका 1 नंबर कोई छीनने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं याद अपने से खुद से बनाइएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसको बनाइएगा, उसके बाद एक मैप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से। अब मैप डाउनलोड करने के बाद उसको एक बार सुबह सुबह उठिए और उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द, अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? माने कि कह रहा रजत का कहना है कि मुझे बुखार है, मुझे कपकपी माने कि ठंडा भी लग रहा है, और बुखार, सिर दर्द, अंत में पसीना आ रहा है। डॉक्टर ने उसको कड़वी दवाई दिया है खाने के लिए, तो उसको कौन सा रोग हो सकता है ये बतलाना है आपको। ऑप्शन नंबर ए देखिए, मलेरिया। ऑप्शन नंबर बी, मियादी बुखार। ऑप्शन नंबर सी, अतिसार। ऑप्शन नंबर डी, हैजा। आपको ये बतलाना है कि रजत को कौन सा बीमारी है। देखिए मियादी बुखार को ही हम लोग टाइफाइड बोलते हैं, और हैजा को ही हम लोग नीली मौत बोलते हैं। हैजा को ही हम लोग नीली मौत बोलते हैं। हैजा को हम लोग नीली मौत बोलते हैं। मियादी बुखार को टाइफाइड बोला जाता है। मियादी बुखार को हम लोग आंत का बुखार भी बोला जाता है। तो इसमें कपकपा रहा है, तो आप बतलाइए इसमें से क्या होगा। टाइफाइड में क्या होता है? टाइफाइड में हो गया कि आपको सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, सिर दर्द, पेट दर्द, बुखार लगेगा, इसमें ये होता है। मगर इसमें टाइफाइड में, मियादी बुखार में कपकपी नहीं होगा, पसीना नहीं आएगा, ये पसीना आने का चक्र कभी नहीं होता। और कपकपी, अगर कपकपी रहा तो आप मलेरिया ले लीजिएगा। क्या? मलेरिया। अगर कपकपी नहीं रहा, पसीना आना नहीं रहा, तो आप मियादी बुखार लीजिएगा। ये देख लीजिए, टाइफाइड में सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, इसमें आपको उल्टी होगा, कमजोरी होगा, ये सब होगा। मगर इसमें कपकपी होगा, ठंडा लगेगा। मलेरिया में, मलेरिया का दवाई क्या है? तो सिनकोना का छाल, सिनकोना का पेड़ आता है, उसका छाल से ही दवाई बनता है मलेरिया का। सिनकोना का पेड़ का छाल से ही दवाई बनता है मलेरिया का। अतिसार में होता है कि बच्चे को दूध का पाचन नहीं हो पाता है और उल्टी होने लगता है। बहुत से बच्चा को देखिएगा कि बच्चा जब भी माँ का दूध पीता है बचपट से उल्टी कर देता है। बच्चा को दूध वो अति पाचन नहीं हो पाता है, तो उसको क्या कहेंगे? अति सार कहेंगे। और हैजा में आपको क्या होगा? हैजा में आपको होगा गोर हाथ, अति पैर में आपको ऐठन होगा, पेट दर्द होगा, इसमें पेट दर्द होगा, हैजा में दस्त होगा, उल्टी होगा, इसमें होता है। हैजा में उल्टी होगा,
उल्टी, पेट दर्द होगा, आपको गोर गोर हाथ में ऐठन होगा, ये हैजा में होता है। हैजा और मियादी होता है अति बैक्टीरिया रोग होता है, बैक्टीरिया रोग होता है। ये मच्छर से काटने से होता है, मच्छर से। एनाफिलीज मादा मच्छर, मलेरिया होने का कारण है एनाफिलीज मादा मच्छर। मादा मच्छर कैसा रहता था? भूरे रंग का, भूरे रंग। एनाफिलीज मादा मच्छर सबसे ज़्यादा महिला सब खून पीती है। महिला सब ज़्यादा खून पीती है, आप तो जानबे करते हैं। पुरुषों से आधा लीटर कम होता है महिला के अंदर ब्लड, खून का कमी आधा लीटर कम होता है, इसीलिए महिला सब खून पीती है। एगो बच्चा कह रहा था ऐसा ही, हम क्लास ले रहे थे एक जगह ऑफलाइन में क्लास ले रहे थे, तो एक लड़का से पूछे कि महिला के अंदर में खून क्यों कम होता है, तो लड़का का जवाब था कि सर ताकि वो खून पी सके। तो ज़्यादा दिल पर नहीं लीजिएगा, बस मजाक में बोले हैं। तो एनाफिलीज मादा मच्छर जो भूरे रंग का होता है, इसी से मलेरिया होता है। मलेरिया का दवाई कौन सा है? चिनकोना का छाल। अब मियादी बुखार को ही टाइफाइड बोला जाता है। क्या चीज़ से होता है? तब क्या बैक्टीरिया से होता है। हैजा क्या चीज़ से होता है? बैक्टीरिया से होता है। हैजा के बीमारी वाला को अलग से स्वच्छ जल कहता पीने के लिए, और स्वच्छ भोजन कहता है, और आदमी से डिस्टेंस में रहने के लिए कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, टिक लगा दिए ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, माने कि रात में जागने वाला जानवर को, ऑप्शन ए केवल लाल रंग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हरे रंग में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी केवल काली और सफ़ेद देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी केवल हरे रंग में देख सकते हैं। आपको बतलाना है कि रात में जो जागते हैं वो कैसा देखते हैं, किस रंग का देख पाते हैं। जैसे रात में जागने वाला होता है उल्लू, चमगादड़, उल्लू, चमगादड़, ये सब रात में जागते हैं। तो किस प्रकार, किस कलर में, और भी वस्तु सबको किस कलर में देखते हैं? तो केवल लाल में देखते हैं? नहीं, केवल लाल में नहीं देखते। हरे रंग में देखते हैं? नहीं, हरे रंग में भी नहीं देखते। केवल काली और सफ़ेद रंग में देखते हैं। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट, इसी को बोला जाता है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, यानी कि जो होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। काली और सफ़ेद रंग में जो रात में जो जागने वाला अति पक्षी होता है या जानवर होता है, वो कैसा देखता है? तक काली और सफ़ेद रंग में देखता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनिए। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनिए। इसमें देखिए थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है, मगर आप देख करके इसमें आप ऑप्शन चुन सकते हैं कि इसमें कौन कौन सही है। ऑप्शन लिख देते हैं वैसे। ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया ए और इसमें हो गया सी। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सी और डी। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में हो गया ए और बी, ए और बी। आपको इसमें से चुन करके बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन, यानी कि सही हमको बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरा झुंड की नेता होती है। ऑप्शन नंबर डी, एक झुंड में हाथियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। आपको इसमें से बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन कौन इसमें सही, आपको इसमें से बतलाना है। चलिए देखिए, अब हाथियों के झुंड में
केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए 14-15 वर्ष के बाद ये हाथी का जो बच्चा होता है झुंड को छोड़ देता है, माने कि 14-15 वर्ष तक रहता है झुंड में, उसके बाद झुंड को छोड़ देता है। मगर ये सही है, अभी हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। 14-15 वर्ष के बाद वो बच्चा है जो झुंड को छोड़ करके अकेला घूमने लगता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते नहीं, एक परिवार का सदस्य नहीं होता, उसमें पूरा जितना आसपास का जितना होता है सभी होता है हथनी। ऑप्शन नंबर सी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरा झुंड की नेता होती है। हाँ, इसमें जो सबसे जो बुजुर्ग हाथी जो रहेगा ना उसका नेता होता है, जो हथनी जो होता है सबसे बुजुर्ग जो होता है वही उसका नेता होता है। जैसे आप ही लोग के घर में जैसे देख लीजिए महिला सब होती है जैसे कि घर में, तो जो सबसे माने कि जो होती है दादी होती है, मम्मी का दादी होती है, दादी सबसे बुजुर्ग होती है। तो कितना भी अगर मम्मी बोल ले मगर दादी जो एक बार बोलती है वो घर में वही चलता है। तो इसमें सबसे बुजुर्ग होता है हथनी, जो बुजुर्ग होता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एक झुंड में हाथियों और बच्चों की संख्या कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, कितना भी नहीं हो सकता, सो नहीं। एक झुंड में कितना भी संख्या नहीं हो सकता, संख्या कम से कम होना चाहिए 10 से 12 अति वयस्क हाथी का संख्या 10 से 12, माने कि 10 से 12 वयस्क हाथी होता है और कुछ बच्चे होता है, तो पूरा नहीं होता। तो इसमें कौन कौन हो गया, ए और सी। ऑप्शन नंबर इसका ए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ए और सी। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, सही है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरा झुंड के नेता होती है। ऑप्शन नंबर बी और डी गलत है, ऑप्शन नंबर बी और डी गलत है। संख्या इसमें कितना भी हो सकता है, सो नहीं। 10 से 12 वर्ष के ही 10 से 12 वयस्क हाथी ही इस झुंड में रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे। यानी कि आप इसका कहना है कि आप गुजरात अहमदाबाद जो जाइएगा स्टेशन पर तो वहाँ ज़्यादातर आपको क्या खाने के लिए स्टेशन पर बिकता हुआ मिलेगा आपको, से कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, पूरी साग तथा ठंडा दूध। ऑप्शन नंबर बी, ढोकला चटनी नींबू वाला चावल। ऑप्शन नंबर सी, छोले भटूरे तथा लस्सी। ऑप्शन नंबर डी, इडली चटनी और बड़ा चटनी। आपको इसमें से बतलाना है कि अहमदाबाद गुजरात जो जाते हैं तो वहाँ के लोग का फेवरेट डिश क्या है जो स्टेशन पर मिलता है। जना हम लोग का बिहार में क्या है, लिट्टी चोखा है, दाल भात चोखा है, ये सब क्या है बिहार का है। तो इसी तरीका से बतलाना है कि गुजरात का जो फेवरेट डिश क्या है, तो पूरी साग और ठंडा दूध। नहीं, ये हो गया हैदराबाद का हो गया पूरी साग और ठंडा दूध। ढोकला चटनी नींबू वाला चावल है, ये गुजरात का हो गया। गुजरात का कौन सा हो गया, ढोकला और चटनी नींबू वाला साग। छोले भटूरे तथा लस्सी कहाँ का है, तो पंजाब का कौन सा हो गया, तो छोले भटूरे और लस्सी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इडली चटनी और बड़ा पाव। ये सब कहाँ हो गया, साउथ में, यानी दक्षिण भर में आपको इडली डोसा ये सब मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है, माने कि इसका कहना, क्वेश्चन का कहना है कि पक्षी है जो अपना गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, उड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। ऑप्शन नंबर डी, पक्षियों की आंख छोटी होती है। तो आपको इसमें से बतलाना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा।
इसका इसका सही कारण क्या है? पक्षी जो अपना गर्दन देखिएगा, हमेशा कुछ खतरा रहेगा तो पट 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 ऐसे गर्दन हिलाता रहता है, चारों बगल गर्दन हिलाता रहता है, हमेशा हिलाता रहता है। तो इसका कारण क्या है? उसके कान पंखों से ढके होते हैं, इसके कारण आँख का हिलाना कोई ज़रूरत ही नहीं है। उड़ सकते हैं, उड़ तो सकते हैं, मगर इसका कारण ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती। हाँ, ये सही कह रहा है कि आँख का जो पुतली होता है, काला वाला जो व्हाइट है ना पूरा आँख में, काला वाला जो छोटा वाला है, ये नहीं घूमता, पक्षी में स्थिर होता। अपने लोग में क्या है कि ऐसे खड़ा रहते हैं, ऐसे देखना रहता तो मुंह हिलैले बिना ऐसे ताक लेते हैं, यानी ये पुतली है जो इस साइड जा करके वो देख लेता जगह को। मगर पक्षी में ये नहीं होता, एक ही जगह स्थिर होता है बीच में, और उसके लिए उसको देखने के लिए ऐसे ऐसे देखना पड़ता है। एक समय में वो दो जगह देख सकता है, यानी कि इधर इधर एक समय में देखता है दोनों पार से क्या आ रहा है। हम लोग का है कि दोनों पार से देखते हैं, किधर 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 भी ताकेंगे तो एक ही साइड देखेंगे, मगर पक्षी एक बार में दोनों साइड देखता है, और उसका पुतली जो होता है आँख का एक ही जगह स्थिर होता है। इसी के कारण वो बार बार ऐसे ऐसे देखता है कि कोई उस पर अटैक करने तो नहीं आ रहा, इसके कारण वो अपना गर्दन हिला करके देखता रहता है। चलिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10वां का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगियों से यह कहता है कि आप उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो आप उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। आपको इसमें से बतलाना है कि निदान, आप ये बतलाइए हमें कि निदानात्मक परीक्षण से क्या चीज़ पता होता है कि बच्चा का हम निदानात्मक परीक्षण करना है, इसका मतलब क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में, ये होमवर्क हुआ आपके लिए, ये कमेंट बॉक्स में आप कहिएगा कि इसका निदानात्मक परीक्षण का मतलब क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। चलिए, एक डॉक्टर है जो निदान करता है, निदान के पास जाते यानी कि उस जांच के बाद उस व्यक्ति को कहता है कि आपको हीमोग्लोबिन का कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, यानी कि आयरन का, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, आयरन का कमी है, उसको पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, आंवला, हरी पत्ती, सब्जी, गुड़। ऑप्शन नंबर बी, चावल, चीनी, आंवला। ऑप्शन नंबर सी, हरी पत्तीदार सब्जी और गेहूं, संतरा। ऑप्शन नंबर डी, गुड़, नींबू, मटर। आपको इसमें से बतलाना है कि एक व्यक्ति को क्या खाना चाहिए आयरन को पूरा करने के लिए शरीर में। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ये क्वेश्चन है आप लोग से। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का मेरा यानी कि पूरा शरीर में जो ऑक्सीजन जो जाता है उसका परिवहन हीमोग्लोबिन ही करता है। यानी एक हीमोग्लोबिन का एक मोलिक्यूल अति ऑक्सीजन का 4 गो को परिवहन करता है, मोलिक्यूल्स को। तो पहला ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन ए देखिए, आंवला, हरीदार पत्तेदार सब्जी और गुड़। हाँ, ये आंवला, हरीदार पत्तेदार सब्जी और गुड़ खाएंगे ताकि आयरन का पूर्ति हो सके। ऑप्शन नंबर बी में चावल, चीनी, आंवला। चावल हो गया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से। हरी पत्तेदार सब्जी सही है। गेहूं, संतरा नहीं, गेहूं से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, न कि आपको इससे आयरन का पूर्ति होता है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है गुड़, नींबू, मटर। नहीं, इस सबसे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आंवला, हरेदार पत्ती सब्जी, गुड़। अगर आयरन का कमी हो गया है तो आप गुड़ खाइए, हरेदार सब्जी मैंने पालक ले आइए, पालक खाइए, पालक में सबसे ज़्यादा आयरन का मात्रा होता है, और आंवला खाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि कह रहा है कि पर्यावरण पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी कि NCF 2005 का पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य क्या है?
एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। ऑप्शन नंबर बी, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ विकास। ऑप्शन नंबर सी, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना। ऑप्शन नंबर डी, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। आप एनसीएफ 2005 का बतलाना है कि इसमें से कौन सा हो जाएगा। एनसीएफ कितना कई बार आया है? तो एनसीएफ आपको 4 बार आया है। एनसीएफ 4 बार आया है। एक बार आया है 1975 में, एक उसके बाद आया है 1988 में, एक बार आया है 2000 में, और उसके बाद आया है 2005 में। 4 बार माने कि एनसीएफ संशोधन हो चुका है। एनसीएफ में 4 बार संशोधन हो चुका है। तो आपको इसमें बतलाना एनसीएफ 2005 में क्या मुख्य उद्देश्य क्या था पर्यावरण अध्ययन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। हाँ, स्वतंत्र रूप से बच्चा को कोई भी चीज को अर्जित करने के लिए दिया था, मगर मुख्य उद्देश्य में ये नहीं था। ऑप्शन नंबर बी देखिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ विकास करना। हाँ, ये भी था, मगर मुख्य उद्देश्य हमको खोजना। सब ये सब सही है, इसको हम डॉट में रख लेते हैं, ये भी डॉट में रख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना। स्मरण वाला तो कभी नहीं बोला था, उसमें बोला गया था एनसीएफ 2005 में स्मरण, कंठस्थ, ये सब बच्चा का नहीं करना है। बिना बोझ का शिक्षा, ये सब का बात किया गया था, इसमें अति स्मरण का बात नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना। हाँ, ये एकदम सही बात कर रहा है कि एनसीएफ 2005 का कहना था कि आप अगर बच्चा को पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो पर्यावरण इस प्रकार से पढ़ाइए ताकि आप चारों बार जो स्कूल विद्यालय से जो बाहर का जो भी है उससे बच्चा को मिला करके पढ़ाइए, उसको बाहरी दुनिया से जोड़ करके पढ़ाइए ताकि बच्चा को ज्ञान विकसित हो। उस बच्चा को प्रत्यक्ष तौर पे, अगर जैसे मानिए कि बच्चा है जो अपना घर से आता है तो हम घर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तब उसके घर से जोड़ करके पढ़ा देंगे कि घर में देखो कैसा कैसा रूम होता है, किस प्रकार से हम लोग रहते हैं, किस प्रकार से, तो बच्चा को बेहतर समझ में आएगा। उसको क्या करेंगे, हम किताबी दुनिया से, विद्यालय से हम बाहर से जोड़ करके पढ़ाएंगे ताकि बच्चा का एकदम मुख्य अति विकास हो सके और ज्ञान और भी वृद्धि हो। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी कि बाहरी जीवन से जोड़ करके अगर पर्यावरण पढ़ाते हैं तो सबसे बेहतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? इसमें क्या चुनना है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? इसमें कह रहा है कि प्राथमिक बच्चा को पर्यावरण पढ़ाना है, उसका पाठ्यचर्या में क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। यानी कि कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या का आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, इसमें से नहीं गलत वाला चुनना है। तो इसमें शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि बच्चा जिस लेवल पे है उसी लेवल का होना चाहिए। ये तो हमको सही बात कर रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल लैस करना चाहिए। लैस का माने होना चाहिए, लैस का होता है कि, लैस का मतलब होता है कि होना। जैसे है ना कि जैसे कोई आतंकवादी है, जैसे देख लीजिए, कोई भी लैस का मतलब जैसे कोई आतंकवादी है उसको क्या बोला जाता है कि वो अति बंदूकों से लैस है, वो बम से लैस है, यानी कि उसके अंदर है
वो जो चीज़ रहता है उसी को लय से बोला जाता है। इसमें कह रहा कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी देखिए, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी देखिए, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित कराने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न में आगे ले आते हैं। तो आप में इसमें से बतलाना है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए क्या सही नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी का, उसे शिक्षार्थियों के पर्यावरण के सरोकार के उत्पन्न करना चाहिए कि पर्यावरण में आप उसको पढ़ने के लिए जागृत कीजिए ताकि बच्चा और भी बेहतर तरीका से पर्यावरण पढ़े। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उसे शिक्षार्थियों के उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो अन्य ज्ञान से उत्पन्न में आगे ले जाए। तो ये भी तो एकदम पॉजिटिव कह रहा है। इसमें हमको ऑप्शन नंबर बी का कहना था, उससे काम की तुलना प्राथमिक स्तर के बच्चा आप नन्हा मुन्हा को हम पढ़ा रहे हैं और नन्हे मुन्हा को हम काम करने के लिए पढ़ाए ताकि कि बच्चा है जो काम करे, नहीं, बच्चा को पहले हम उस लेवल पे काम के लिए नहीं पढ़ाएंगे। तो ये एकदम गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक और स्थान दिया गया है। उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, यानी कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन नंबर डी देखिए, तकनीकी शब्दावली और सिटी परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तब इसमें से बतलाना है कि कौन सा सही होगा। चलिए, अधिक संख्या में अभ्यासों शामिल करना, ये नहीं, इसका हो जाएगा चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध करवाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थोड़ा समय का अभाव है इसलिए थोड़ा जल्दी करवा देते हैं, अगला दिन से थोड़ा इसका अथी करेगा, मगर अभी थोड़ा समय का अथी है। तो बच्चा का इसमें कह रहा कि एनसीईआरटी में इस तरीका से पर्यावरण अध्ययन को शामिल किया गया है ताकि चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि बच्चा खुद से करे, चिंतन करे उस चीज़ के बारे में, और उसके बारे में बच्चा है जो खुद से करे वो उसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में होमवर्क आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। जिसका कमेंट में सही होगा उसका अगला क्लास में हम नाम लेंगे, और बढ़िया कमेंट रहेगा तो आप लोग के सामने में हम रखेंगे कमेंट। आप थोड़ा क्लास देख करके फीडबैक भी दीजिए अपना कि आपको क्लास कैसा लगता है, किस तरीक़ा से आपको क्लास समझ में आता है कि नहीं आता है, क्या इसमें आपको चलाया जाए, क्या ज़रूरत है, इसके लिए आप कमेंट कीजिए। और पहली बार अगर चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके ही जाइए। सभी आदमी क्लास देखते हैं, अच्छी बात है, हमको बहुत खुशी होता है इस चीज़ से कि आप लोग क्लास देखते हैं, मगर क्लास देखते हैं मगर एक लाइक करने में कुछ जाता नहीं है। लाइक कीजिए, ताकि लाइक करने से ये होता है कि अगला आगे क्लास ये जाए, तो थोड़ा लाइक कीजिए। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं है। अगर पढ़ते हैं लगातार पढ़िए, मेहनत कीजिए। इतना तो है, देख लीजिए इसमें बोल दिया है कि 2026 में आपको TRE 5 मिल रहा है। 2026 में TRE 5 मिल रहा है। इसका सबसे सुनहरा ऑप्शन है आपको दिसंबर 2025 में आप सीटेट पास कर लीजिए। 2025 में सीटेट पास कीजिए, 2026 में TRE 5
अइबे करेगा, इसमें ये दिमाग में नहीं रखिए कि TRE 5 नहीं आएगा, अइबे करेगा। हम ऐसा ही लगता था कि TRE 4 नहीं आएगा, नहीं आएगा, देखिए दे रहा है, TRE 5 भी आएगा। जब प्रेशर पड़ता है सरकार पे, जनता से बढ़ करके सरकार नहीं है, इसलिए करते रहिए मेहनत, इसी तरीक़े से कंटिन्यू जुड़ते रहिए। तो आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले दिन।